नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 2 पार्ट बी में। जैसे हम लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली एक कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अब हम चैनल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि एक चैनल को आप बेसिकली एक मल्टीप्लिकेटिव स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल प्लस नॉइज के माध्यम से मॉडल कर सकते हैं। तो अब हम एक स्पेसिफिकली एक वायरलेस चैनल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक वायरलेस चैनल की अगर मैं बात करूँ, एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर। जैसे आपने इस पिक्टोरियल में देखा, एक ट्रांसमीटर कहीं पर है, ये कोई बेस स्टेशन हो सकता है, कोई एक्सेस पॉइंट हो सकता है, और एक रिसीवर है जो आपका मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या आपकी स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लासेस या कोई सेंसर भी हो सकता है। और ये मैं एक वायरलेस चैनल के माध्यम से इसे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर, जैसे मैंने बताया, और ये मल्टीपल वेव्स, मल्टीपल तरीके से जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है चैनल के माध्यम से। और चैनल के अंदर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। तो एक होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग तब होता है जब आपका जो वायरलेस मीडियम है, जो वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी जो ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशन है वो काफी स्मॉल है एज कंपेयर टू द ट्रांसमिटेड वेवलेंथ। तो जनरली इस फिनोमिना को हम स्कैटरिंग के माध्यम से जानते हैं। उसके अलावा एक और फिनोमिना होता है जिसे हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। डायफ्रैक्शन जब होता है जब एक सरफेस होती है जिसकी काफी शार्प इरेगुलरिटीज होती है, एजेस होती हैं, तो जैसे हम जनरली इसे डायफ्रैक्शन के माध्यम से जानते हैं। इसके अलावा होता है एक लाइन ऑफ साइट, जहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, इसे हम जनरली लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट जनरली मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ होता है, जनरली मैं बोल रहा हूं, इस मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। और उसके अलावा एक और पाथ होता है जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट काफी स्मूथ है और उसका जो साइज है वो लार्जर देन द वेव इटसेल्फ, उसकी जो साइज है वेव से काफी बड़ी होती है, और जो वेव है वो एक अलग डायरेक्शन में बाउंस ऑफ कर सकता है। तो पहला है स्कैटरिंग, सेकंड है डायफ्रैक्शन, थर्ड है लाइन ऑफ साइट और फोर्थ है रिफ्लेक्शन। तो ये 4 वेज है थ्रू विच द वेव ट्रैवल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। हम इस कोर्स में ये एज्यूम करते हैं, हम लोग वी विल नॉट गो इनटू द, हम लोग ये रे ट्रेसिंग एक तरीका है जिसके आप ट्रैक कर सकते हो रे किस तरह से ट्रैवल कर रहा है ट्रांसमीटर से रिसीवर पे। आप एक बेसिकली फिजिकली मॉडल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उसके अकॉर्डिंगली आप रिसीवर पे उसका इम्पैक्ट को स्टडी करने का कोशिश करते हैं। हम इस कोर्स में एज्यूम करेंगे जो ये चैनल है, कंप्लीट चैनल जो देख रहे हो आप, ये एक सॉर्ट ऑफ अ ब्लैक बॉक्स है। इसमें कोई भी फिनोमिना, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, हम उससे स्टैटिस्टिकली मॉडल करने का प्रयास करेंगे। तो अज्यूम करेंगे जो कंप्लीट वायरलेस चैनल है वो एक ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स इन द सेंस ऑफ इट, हम इसे एक बिहेवियरल मॉडल की तरह उपयोग करेंगे, हम एक स्टैटिस्टिकल मॉडल की तरह उपयोग करेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि एक ब्लैक बॉक्स है और इसको हम जनरली प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स ऐड करते जाएंगे ब्लैक बॉक्स पे और इसे डिटेल और मोर कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी सिंपल पाथ लॉस मॉडल से, उससे फिर हम आगे जाके और कॉम्प्लिकेट और प्रॉपर्टीज ऐड कर करके और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टाइप ऑफ फीडिंग इन्वायरमेंट ऐड करके इसे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स और एक रियलिस्टिक चैनल मॉडल की तरफ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले तो हम बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसमिट रिसीव सिग्नल मॉडल्स। तो हमने जैसे पहले कोर्स में पढ़ा था अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, जनरली 0.3 और 3 गीगाहर्ट्ज़ और 3 से 30 गीगाहर्ट्ज़ की तरफ फ्रिक्वेंसी रेंज को बोला जाता है। और जनरली जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, अगर मैं वाईफाई की बात करूँ, सेलुलर की बात करूँ, ब्लूटूथ की बात करूँ, तो जनरली इसी फ्रिक्वेंसी रेंज में वो लाई करती हैं, या तो 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ पे या 3 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। तो ये तो ऑब्वियसली कि जो भी ट्रांसमिटेड और रिसीव सिग्नल होती है वो रियल सिग्नल ही होती है। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो एक इंटरप्रिटेशन है फेस का, उसे और समझने की यहाँ हम कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने ट्रांसमिट किया है एस ऑफ टी कॉस 2 पाई FCT, और तो बेसिकली हम इसे एक इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसमें एक्सपोनेंशियल का जनरली प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल का एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि उससे मैथमेटिकली ट्रैक करना काफ़ी आसान होता है। तो जैसे हम एक्सपोनेंशियल का अगर इंटीग्रेशन लूंगा तो एक्सपोनेंशियल निकलता है, और एक्सपोनेंशियल का अगर मैं डेरिवेटिव भी लूंगा तो भी एक्सपोनेंशियल निकलता है। ये हम इसको यूलर्स आइडेंटिटी के माध्यम से, यूलर्स आइडेंटिटी के माध्यम से एक्सपोनेंशियल को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम जो सिग्नल भेज रहे हैं
अप कन्वर्ट करके cos 2 पाई FCT या sin 2 पाई FCT से हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ u ऑफ टी e टू पावर j ओमेगा ct। तो जैसे ये हो गया, तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो बेसिकली जैसे मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, अगर समझिए मेरे को एक 16 को एम सिग्नल भेजना है, 16 को एम को अगर मैं एक सिंबल उठा लूँ 3 + 3i, तो 3 है ये रियल पार्ट है और 3 ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट इन द सेंस ऑफ इट इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री। तो हमें ये इंफॉर्मेशन कन्वे करना है। ये कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे 4 बिट्स पर सिंबल, जैसे 16 को एम का मैं यूज कर रहा हूं, तो इसमें 4 बिट्स है, 4 बिट्स की इंफॉर्मेशन ये सिंबल में एम्बेडेड है। तो 3 जो होगा ये रियल पार्ट ऑफ u ऑफ t वो 3 को कंबाइन करेगा और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ u ऑफ t है वो भी 3 को कंबाइन करेगा, जिसकी वजह से मैं ये सिग्नल अप कन्वर्ट, और इसी को मैं पूरी तरह से रियल पार्ट ऑफ u ऑफ t e टू पावर j ओमेगा ct के माध्यम से लिख सकता हूं। तो अगर मैं देखूं इसमें, तो अगर समझिए मैं दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसमें 3 और 3 दोनों सेम है। अगर मैं फॉर इंस्टेंस 1 + 3 लेने की कोशिश करता हूं, तो जो SIT है इस केस में वो 1 होगा और SQT जो है इस केस में वो 3 होगा। तो 3 को बेसिकली हम 1 को बेसिकली हम जो कोसाइन से मॉड्यूलेट कर रहे हैं और 3 को हम बेसिकली साइन से मॉड्यूलेट कर रहे हैं, और इसको हम इसी को पूरे फॉर्मुलेशन को हम रियल पार्ट ऑफ u ऑफ t e टू पावर j ओमेगा ct। तो u ऑफ t जो होगा आपका, जैसे मैंने लिखा है 1 + 3i है, और इसको हम जैसे s ऑफ t जो एक्चुअल ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन है उसे हम रियल पार्ट ऑफ 1 + 3i e टू पावर j ओमेगा ct के माध्यम से लिख सकते हैं। मैं इसे ब्रैकेट चेंज कर लेता हूं। इसे इस माध्यम से हम लिख सकते हैं। 1 जो है वो कोसाइन को मॉड्यूलेट कर रहा है और 3 जो है वो साइन को मॉड्यूलेट कर रहा है। और जो ये सिग्नल है u ऑफ t, इसे हम जनरली कॉम्प्लेक्स इन्वेलप और इक्विवेलेंट लो पास सिग्नल ऑफ s ऑफ t कहते हैं, क्योंकि इसके बाद आप इसे अप कन्वर्ट करते हो कोसाइन और साइन से मल्टीप्लाई करके। अगर मैं ये हो गया ट्रांसमिटेड सिग्नल। अगर मैं रिसीव सिग्नल की बात करूं, तो रिसीव सिग्नल को मैं इस तरह से नोट कर सकता हूं, r ऑफ t रियल पार्ट ऑफ v ऑफ t e टू पावर j ओमेगा ct। ये हाई फ्रीक्वेंसी अप कन्वर्शन है, जहां आप वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज जैसे मैं ट्रांसमीटर में किया था, रिसीवर में आप इसे डाउन कन्वर्ट करोगे। और v ऑफ t जो है वो लो पास रिसीव इक्विवेलेंट है। तो u ऑफ t जो आपका ट्रांसमीटर इक्विवेलेंट है वो चैनल से पास होने के बाद आपका v ऑफ t बन जाता है। तो u ऑफ t जैसे देखा हमने लो पास ट्रांसमिटेड इक्विवेलेंट है और v ऑफ t जो है वो लो पास रिसीवर इक्विवेलेंट है। उसके अलावा जैसे हमने पढ़ा था कि नॉइस कंपोनेंट ओमनी प्रेजेंट है, नॉइस कंपोनेंट यहां प्रेजेंट रहेगा और v ऑफ t u ऑफ t v ऑफ t में तब्दील हो जाएगा चैनल की वजह से। अगर चैनल में कोई भी इंपैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको सीधे v ऑफ t e टू पावर j ओमेगा ct लिख सकता हूं। बट अगर चैनल में फीडिंग या इंटरफेरेंस है तो v ऑफ t u ऑफ t से काफी भिन्न अलग होगा। ठीक है, तो ये समझने के बाद चलिए हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल मॉडल्स। तो पहले आप एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, वो है पाथ लॉस। पाथ लॉस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये जैसे नाम सजेस्ट करता है वो एक लॉस है। आपने कुछ ट्रांसमिट किया है, आपने कुछ रिसीव किया है, तो रेशियो होगा ट्रांसमीटर से रिसीवर पे, उसे हम जनरली पाथ लॉस के माध्यम से जानते हैं। और अगर मैं डीबी का प्रयोग करूं तो पाथ लॉस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10 log 10 PT/PR dB। तो ये ट्रांसमीटर आपने कुछ पावर से ट्रांसमिट किया होगा, आपको कुछ रिसीव पावर मिला है, तो लॉस जो है ट्रांसमीटर पावर बाय द रिसीव पावर इज नोन एज द पाथ लॉस। और डीबी को हम डीबी के फॉर्म में, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं पाथ लॉस विद एंटीना गेन्स। तो अगर मैंने एक समझो TX है यहाँ पर और एक RX है और दोनों के बीच में लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट चैनल जैसे पढ़ा, दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। तो अगर ये चैनल को हम किस तरह से मॉडल करना है, अगर आपने ट्रांसमीटर से PD ट्रांसमिटेड पावर से सिग्नल भेजा है और रिसीवर में आपको PR मिल रहा है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है और ट्रांसमीटर ने जो वेवलेंथ प्रयोग किया वो लैम्डा है, तो हम इसे रिसीव पावर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन भी कहते हैं, जहां पर आपकी रिसीव पावर
और ट्रांसमिटेड पावर और एंटीना गेन्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की गई है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं जो ट्रांसमिटर है उसके एंटीना गेन GTX है और जो रिसीवर में है उसके एंटीना गेन GRX है। तो रिसीव पावर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं PT इंटू GTX इंटू GRX लैम्डा स्क्वायर बाय 4πd द होल स्क्वायर। तो जैसे मैंने बताया PT जो है वो ट्रांसमिटेड पावर है और PR जो है वो रिसीव पावर है, GTX जो है वो ट्रांसमिटेड एंटीना गेन है, GRX वो रिसीवर एंटीना गेन है और यहाँ पे L का कोई प्रयोग नहीं किया गया तो L को हम यहाँ पर जस्ट इग्नोर करते हैं और D जो है वो डिस्टेंस है ट्रांसमिटर और रिसीवर के बीच में। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप देखोगे द रिसीव सिग्नल फॉल्स ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस D बिटवीन द ट्रांसमिटर एंड द रिसीवर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रिसीवर पावर है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है ट्रांसमिटर पावर के मुकाबले। तो ये काफी, जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी तो रिसीव पावर में काफी कमी आ सकती है। और अगर मैं गेन ऑफ द एंटीनास की बात करूं तो गेन ऑफ द एंटीनास को इस फॉर्म में लिख सकते हैं G इक्वल टू 4πA EFF बाय लैम्डा। ये जो है ये इफेक्टिव एपर्चर से हम डिफाइन करते हैं और जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये उतना ज़्यादा आपको एंटीना गेन्स मिलेगा। तो बेसिकली जितना ज़्यादा आपका एंटीना के डायमेंशंस बड़ी होंगी तो उतनी ज़्यादा पावर वो रिसीव कर सकता है, उसकी वजह से आपके एंटीना गेन्स में भी काफ़ी वृद्धि हो सकती है। एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपके एंटीना गेन्स भी बढ़ेंगी और जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी आपके एंटीना गेन्स कम होगी। तो ये जैसे मैंने बताया आपकी रिसीव पावर जो है, अगर आप इक्वेशन 2.4 पे देखोगे तो रिसीव पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। जो आपकी, इसका मतलब है जो रिसीव पावर है वो डिके होती है 20 dB पर डेकेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डिस्टेंस 10 टाइम्स बढ़ जाती है, d अगर 10d हो जाएगी तो आपकी जो स्क्वायर हो जाएगा वो 100d हो जाएगा और इसका मतलब होता था 20 dB डिक्रीज। 100 इक्वल टू 20 dB, तो ये 20 dB डिक्रीज हो जाएगी आपकी रिसीव पावर एज कंपेयर टू द रिसीव पावर एट डिस्टेंस d। अगर आप डिस्टेंस 10 टाइम्स बढ़ जाएगी तो रिसीव पावर 20 dB कम हो जाएगी। तो ये इसका तात्पर्य इसका ये है। अगर मैं dBm के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं रिसीव पावर को, तो रिसीव पावर को मैं dBm फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकता हूं ट्रांसमिटेड पावर प्लस 10 log GT, को कि सब पॉजिटिव्स है। ट्रांसमिट पावर, रिसीव पावर, तो अगर ट्रांसमिट पावर बढ़ेगा आपका रिसीव पावर बढ़ेगा। गेन, ट्रांसमिटर एंटीना का गेन बढ़ेगा तो रिसीव पावर बढ़ेगा। रिसीवर एंटीना का गेन बढ़ेगा तो रिसीव पावर बढ़ेगा। वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिसीव पावर बढ़ेगा। उल्टा है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिसीव पावर कम होगी। इसलिए हम देखते हैं जनरली आपकी जो वाईफाई है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वो उसकी रेंज कुछ 100 मीटर्स तक रहती है, लेकिन जैसे मैं वाईफाई की रेंज अगर मैं कुछ ज़्यादा बढ़ा के अगर 6 गीगाहर्ट्ज़ या 8 गीगाहर्ट्ज़ कर दूँ तो उसकी रेंज कम हो जाती है। तो जैसे मैं फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ रहा हूँ अटेन्युएशन बढ़ता रहेगा और आपकी रेंज, कम्युनिकेशन डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। ये -20 log 10 4π एंड -20 log d। तो बेसिकली ये अगर आप देखोगे ये रिसीव पावर जो है ये 1/f और 1/d। तो मैं इसको बस, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपकी रिसीव पावर कम होगी और जैसे आपकी डिस्टेंस भी बढ़ेगी आपकी रिसीव पावर काफ़ी कम हो जाएगी। और सिमिलरली लीनियर पाथ लॉ जिसे हमने पढ़ा था PT/PR, तो मैं इसी 2.4 का प्रयोग करके मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जो रिसीव पावर, जो पाथ लॉस होगी आपकी 4πd द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर GTX इंटू GRX। इसकी वजह से मैं पाथ लॉस का इक्वेशन है उसको भी 2.4 की मदद से इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं dB का प्रयोग करूँ पाथ लॉस को समझने के लिए तो dB के फॉर्म में मैं इस फॉर्म में इसे लिख सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे पाथ लॉस की जो इक्वेशन है 4πd द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर GTX इंटू GRX, अगर मैं dB के फॉर्म में लिखूँ तो dB के फॉर्म में हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है -10 log, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्वैप कर दिया इसलिए माइनस सिग्नल आ गया यहाँ पर, और GTX बाय GRX लैम्डा स्क्वायर बाय 4πd द होल स्क्वायर। ये 2.7 से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सटेंशन है इसका, 2.7 से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सटेंशन है इसका। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं एज्यूम करूँ एंटीना गेन्स यूनिटी है, इसका मतलब ये होता है GTX और GRX इक्वल टू 1 है। एज्यूम कर रहा हूँ वो बेसिकली ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है और हर डायरेक्शन में उसकी जो यूनिट गेन है वो यूनिट है। तो उसके बेसिकली हम इसको पाथ लॉस को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ GTX और GRX इक्वल टू 1 है तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 10 log
PT by PR माइनस 10 log लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई डी द होल स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखोगे 2.9 में, तो आप देखोगे पाथ लॉस के अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है तो पाथ लॉस की वैल्यू कम होगी, और अगर डी की वैल्यू बढ़ रही है तो पाथ लॉस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर आप इक्वेशन 2.9 को गौर से देखोगे तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी डी की वैल्यू बढ़ रही है तो रिसीट पावर कम हो रही है, तो ऑब्वियसली पाथ लॉस बढ़ेगा, और जैसे आपकी लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है तो रिसीट पावर भी बढ़ रही है, तो पाथ लॉस कम होगा। ओके, तो ये बेसिकली उसका मतलब ये है। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपकी रिसीट पावर कम होगी तो पाथ लॉस बढ़ जाएगा, और जैसे लैम्डा बढ़ेगा आपकी रिसीट पावर बढ़ेगी तो पाथ लॉस कम हो जाएगा। तो ये इसका 2.9 से मतलब ये है। अब हम डिफाइन करते हैं फ्राउनहोफर रीजन, और जिसे हम फार फील्ड रीजन कहते हैं। तो अगर आप एक ट्रांसमिशन देखते हो वेव का, तो जनरली उसमें दो तरह के वेव फ्रंट होते हैं, प्लानर वेव फ्रंट और स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपके रिसीवर है वो एक फार फील्ड में है, तो आप बेसिकली एक प्लानर वेव फ्रंट को की तरह से समझते हैं इसे। और बेसिकली अगर आप देखोगे इक्वेशन, तो जनरली तो आप देखोगे ये जो नियर फील्ड रीजन है और फार फील्ड रीजन है, हम ये एज्यूम करते हैं जो आपका रिसीवर है वो बेसिकली फार फील्ड रीजन में है। जो भी इक्वेशंस हमने अभी पढ़े फ्री स्पेस पाथ लॉस वगैरह के, वो जनरली फार फील्ड रीजन में ही वैलिड होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली उसका जो प्रोपगेशन एनवायरनमेंट है वो बेसिकली फार फील्ड रीजन में ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो फार फील्ड डिस्टेंस को जनरली इस फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। तो डी एफ जो होता है वो फार फील्ड डिस्टेंस है, डी होता है वो फिजिकल डायमेंशन है एंटीना का, ये कुछ मीटर्स में दिया जाता है। जो आपका एक को एंटीना पैराबोलिक एंटीना, तो उसको डायमेंशंस होंगे उसे हम जनरली, और डायमीटर होता है उसकी जो डायमेंशंस होंगे उसे हम डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ, तो 2d स्क्वायर बाय लैम्डा, इसकी तरह से हम इसे फार फील्ड रीजन में डिफाइन कर सकते हैं। और एडिशनली अगर आप फार फील्ड रीजन आपका रिसीवर फार फील्ड रीजन में है कि नहीं ये पता लगाना है, तो ये दो कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो फार फील्ड डिस्टेंस है वो शुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द एंटीना, और डीएफ जो है लैम्डा से भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो हम जैसे हमने फार फील्ड रीजन के बारे में पढ़ा, समझिए आपका TX यहाँ पर है और ये आपका RX यहाँ पर है, तो कुछ ये जैसे कुछ नज़दीक TX के जिसे हम नियर फील्ड रीजन कहते हैं, सॉरी, और कुछ डिस्टेंस के बाद D के बाद ये फार फील्ड रीजन में आ जाता है, ये जनरली फार फील्ड रीजन हो जाएगा। तो जो भी स्पेस जो भी बेसिकली जो हम इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं फ्री स्पेस पाथ लॉस और सिंप्लीफाइड पाथ, वो बेसिकली फार फील्ड में ही वैलिड है, क्योंकि नियर फील्ड में बेसिकली आप देखोगे रिएक्टिव और इंडक्टिव कंपोनेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और इसे हम जनरली स्पेरिकल वेव फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी इक्वेशन हम पढ़ेंगे वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आज जो रिसीवर है वो फार फील्ड में मौजूद है। तो जैसे इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जो इक्वेशन 2.4 है वो अगर आप डी की वैल्यू 0 रख दे तो वो वैलिड नहीं है। जनरली हम एक क्लोजिंग डिस्टेंस का डिफाइन करते हैं, और क्लोजिंग डिस्टेंस को हम एज्यूम करते हैं D0, वो जनरली DF से ज़्यादा है। बेसिकली इसका मतलब ये है जो क्लोजिंग डिस्टेंस है आपका DO वो फार फील्ड रीजन में है, वो एक बेसिस होता है, उसके बियॉन्ड हम जो भी डिस्टेंस डिफाइन करेंगे उसके मुताबिक हम बेसिकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे। तो आप अगर मैं TX और RX जैसे मैं इसको वापस से कोशिश करूँगा, समझिए आपका TX है और ये RX है, ये जो डिस्टेंस होगा समझिए आपका D है, एक्चुअल डिस्टेंस D है। तो ये जो पहला कट ऑफ होगा वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि DF है। तो बेसिकली आपका जो रिसीवर है वो D जो है वो DF से काफ़ी बड़ा है। इसके बाद हम एक रीजन डिफाइन करेंगे D0, इसे हम जनरली कट ऑफ डिस्टेंस कहते हैं, वो DF से बड़ा है लेकिन D से छोटा है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये टोटल डिस्टेंस जो होगा वो है D। तो DF फार फील्ड डिस्टेंस हो गया, D क्लोजिंग डिस्टेंस हो गया, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो DF और D से बड़ा है। तो आप देखोगे तो अगर मैं रिसीव पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ डिस्टेंस D, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं समझिए रिसीव पावर है डिस्टेंस D0
आपको दी हुई है। अगर मैं रिसीव पावर एट डिस्टेंस डी कैलकुलेट करने की कोशिश करूं और एज्यूम कर रही हूं कि बाद बाकी पैरामीटर सेम है, तो रिसीव पावर एट डिस्टेंस डी विल बी इक्वल टू रिसीव पावर एट डिस्टेंस डी जीरो और डिस्टेंस बेस्ड स्केलिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपका रिसीव पावर कम होता जाएगा, क्योंकि ये एक रिसीव पावर आपको डिस्टेंस डी जीरो पे मिल रहा है और आपके जैसे डिस्टेंस डी है वो डी जीरो से ज़्यादा है, तो जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आपकी रिसीव पावर ऑब्वियसली एट डिस्टेंस डी कम होती जाएगी। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं रेफरेंस डिस्टेंस, मैं इसको ये कर देता हूं, तो रेफरेंस डिस्टेंस डी जीरो जो होता है फॉर प्रैक्टिकल सिस्टम्स यूजिंग लो गेन एंटीनाज इन 1 to 2 गीगाहर्ट्ज रीजन इज यूज्ड चूजन टू बी 1 मीटर। जैसे इंडोर एनवायरनमेंट में अगर 1 और 2 गीगाहर्ट्ज के आप एंटीना का प्रयोग कर रहे हैं तो जनरली 1 मीटर होता है इंडोर एनवायरनमेंट में। आउटडोर एनवायरनमेंट 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक हो सकता है आपका क्लोजिंग डिस्टेंस। ओके, अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा आप कैसे एक लीनियर पावर को dBW और dBm में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी समझे पावर वॉट्स में है तो आप उसे dBW के इस माध्यम से dBW में लिख सकते हैं 10 log PR D0, जैसे हमने देखा था आपकी जो रिसीव पावर है PR वो PR D0 इंटू D0 बाई D द होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको dB ये हमें एज्यूम करना है, ये जो पावर है आपकी वाट्स में है। अगर आप उसको dBW में लिखना चाहते हो PR D dBW 10 log PR D0 प्लस 20 log D0 बाय D, तो इसको फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके, अगर dBm के फॉर्म में लिखना, dBm यानी डेसिबल्स पर मिलीवॉट, जैसे यहाँ पर PR जो है आपका पावर एट वॉट्स एट डिस्टेंस D0, ये हो जाएगा पावर इन मिलीवॉट्स, सॉरी ये पावर इन मिलीवॉट्स है। तो आप देखोगे को आप dBm को dB में पावर को जो वॉट्स है उसको dBm में या dBW में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये dBm फॉर्म है और ये dBW है, ठीक है। सिमिलरली आप अगर चाहोगे पाथ लॉस को भी, तो पाथ लॉस को भी हम इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, पाथ लॉस एट डिस्टेंस d। तो आपका जो पाथ लॉस होगा डिस्टेंस d में, जैसे हमने पढ़ा था पाथ लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी आपकी रिसीव पावर कम होगी और पाथ लॉस बढ़ेगा, तो उसे भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पाथ लॉस एट डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू पाथ लॉस एट डिस्टेंस d0, ये अगर मैं dB में डायरेक्टली डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस 20 log d बाई d0। इसमें आप देखो 20 log d बाई d0, तो आपकी डिस्टेंस जैसे बढ़ेगी आपकी पाथ लॉस बढ़ेगी। और उल्टा हम रिसीव पावर में देख रहे थे, जैसे आपको डिस्टेंस बढ़ेगी रिसीव पावर कम होगी और जैसे आपको डिस्टेंस बढ़ेगी पाथ लॉस बढ़ता जाएगा। तो पाथ लॉस एट डिस्टेंस d इज इक्वल टू पाथ लॉस एट डिस्टेंस d0, जो भी d0 डिस्टेंस में पाथ लॉस है, प्लस 20 log d बाई d0। तो इक्वेशन 2.12 और 2.13 काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला इक्वेशन आपको ये बताता है कि आप कैसे लीनियर वॉट्स पावर को आप dBm या dBW में कन्वर्ट कर सकते हो, और 2.13 ये बताता है कि आपके जो पाथ लॉस है एक गिवन डिस्टेंस d पे कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, विल बी इक्वल टू पाथ लॉस एट डिस्टेंस d0 जो क्लोजिंग डिस्टेंस में पाथ लॉस है, प्लस 20 log d बाई d0। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा जनरली फ्री स्पेस पाथ लॉस इक्वेशन के बारे में पढ़ा पिछले स्लाइड्स पे। अब हम देखते हैं कि अब एक और मॉडल जहां पर हम टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल कहते हैं, जहां पर आपके एक लाइन ऑफ साइट पाथ के अलावा, जो एक लाइन ऑफ साइट पाथ है, ये एक लाइन ऑफ साइट पाथ है, उसके अलावा एक रिफ्लेक्टेड पाथ भी है। मैं इसे संक्षेप में कवर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमने डिटेल में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है। तो ये जैसे मैंने बताया यहाँ दो पाथ है, एक लाइन ऑफ साइट पाथ है और एक रिफ्लेक्टेड पाथ है जो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके रिसीवर पे आ रहा है। और GA/GB जो लाइन ऑफ साइट पाथ के गेन्स है और GC और GD जो रिफ्लेक्टेड पाथ के गेन्स है, और दोनों के बीच में TX और RX के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम D के माध्यम से डिनोट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने की कोशिश करूं तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर समझिए आपका डिस्टेंस जो D है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है
हाइट ऑफ द एंटीना से, अगर ट्रांसमीटर एंटीना की बात करूँ, रिसीवर एंटीना की बात करूँ, और काफ़ी खासकर रूरल एरियाज़ में जहाँ पर जीबीटी का प्रयोग होता है, ग्राउंड बेस टावर्स का प्रयोग होता है, वहाँ पर जनरली ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी वैलिड मॉडल है। तो अगर मैं इस मॉडल की बात करूँ, अगर ये एजम्पशन सेटिस्फाई होता है जहाँ डिस्टेंस है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में वो एंटीना हाइट से काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं रिसीट पावर जो होती है इस केस में उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ये थोड़ा भिन्न है फ्री स्पेस पाथ लॉस इक्वेशन और इक्वेशन 2.4 से, जो हमने 2.4 में पढ़ा था उससे काफ़ी भिन्न है। मेजर डिफरेंसेस अगर आप देखोगे, इसमें एंटीना हाइट्स भी आ गई है और डी टू द पावर 4 आ गया है। डी टू द पावर 4 मीन्स 40 dB पर डेकेड। अगर आपकी डिस्टेंस में डी से 10D बढ़ता है तो आपकी जो रिसीवर पावर है उसमें बेसिकली 10,000 का डिफरेंस आएगा, और बेसिकली इसका मतलब ये हो जाएगा 40 dB पर डेकेड। यानी अगर आपकी डिस्टेंस 10 टाइम्स बढ़ती है तो रिसीव पावर 40 dB कम होगी। और इसमें जो गेन ऑफ द एंटीना, जैसे मैंने बताया, जो डायरेक्ट पाथ का गेन है वो स्क्वायर रूट ऑफ ये GA इंटू स्क्वायर रूट ऑफ GB है, और GR जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ GC इंटू स्क्वायर रूट ऑफ GD। तो रिसीट पावर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस केस में। तो जैसे मैंने बताया, रिसीट पावर फॉल्स ऑफ डिस्टेंस रेज टू 4th पावर और रेट ऑफ 40 dB पर डेकेड। और इसको हम अगर dBm में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो रिसीट पावर dBm विल बी इक्वल टू ट्रांसिट पावर इन dBm प्लस 10 log 10 GL प्लस 10 log 10 GR प्लस 20 log 10 HT इंटू HR, बिकॉज HT और HR न्यूमरेटर में। तो आपकी जैसे एंटीना हाइट्स बढ़ेंगी आपकी रिसीट पावर भी बढ़ेगी, बट इसमें एक मेजर ये है कि ये 20 log 10 D है, तो आपकी बेसिकली 20 dB पर डेकेड के माध्यम से ये कम होगी। तो टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल, अगर मैं उसका पाथ लॉस की बात करूं, टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल की पाथ लॉस, ये रिसीट पावर देखा हमने 2.16 में, और सिमिलरली हम इसके पाथ लॉस को भी डिफाइन कर सकते हैं। पाथ लॉस होगा 40 log D, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी तो आपकी पाथ लॉस भी बढ़ेगी। तो ये 40 log T डी टू पावर 4 के माध्यम से बढ़ रही है, माइनस रिमेनिंग टर्म्स GL, GR, HT एंड HR। तो देखोगे आप इसमें ये जो इसी इक्वेशन से दोनों निकल सकता है। 2.15 से हमने रिसीट पावर भी निकाला और 2.15 के माध्यम से हमने पाथ लॉस भी निकाला फॉर टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म भी डिफाइन होता है जिसे हम क्रिटिकल डिस्टेंस कहते हैं, DC, और डिस्टेंस आफ्टर विच एक क्रिटिकल डिस्टेंस होता है, जो रिसीट पावर है जो आपकी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद ये इस तरह से फॉल होती है, इसे हम जनरली DC के माध्यम से कहते हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस अगर होता है, ये जनरली यहाँ तक रिसीट पावर आप देखोगे इसकी जो वैल्यू है 1/d² होती है, और ये क्रिटिकल डिस्टेंस के बाद हम जनरली एज्यूम करते हैं जो रिसीट पावर है वो 1/d4 के माध्यम से गिर रहा है। और ये इस टर्म्स में डिफाइन होता है DC इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ HT इंटू HR बाई लैम्डा। तो जैसे आपकी एंटीना हाइट्स बढ़ेंगी आपकी क्रिटिकल डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और जैसे आपकी लैम्डा बढ़ेगी आपकी क्रिटिकल डिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्रिटिकल डिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक सेल साइज और एक सेलुलर कवरेज को डिफाइन करने के लिए। ये बताता है कि ये डिस्टेंस के बाद आपकी जो रिसीट पावर है मोस्ट लाइकली वो डी टू द पावर 4 के माध्यम से गिरेगी। ओके, धन्यवाद।